हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, जो आपका एग्जाम्स एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का जो एग्जाम्स हुआ था 7 दिसंबर 2022, जो आपके बोल सकते हो पर्टिकुलर शिफ्ट की टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली इस पर्टिकुलर डे में जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, मैं आपके साथ आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर्टिकुलर सीरीज में आपका सेट नंबर 21 है। ऑलरेडी मैं आपके साथ सेट नंबर 1 to 20 डिस्कस कर चुका हूं। इट मींस 25 into 20, इट मींस 500 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के सीरीज एस्पायरेंट हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपको एग्जाम्स में बोल सकते हो कि क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक सेट को मैं काफी डिटेल में मैं डिस्कस किया हूं। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कोई भी इस पर्टिकुलर चैनल पे पीडीएफ जो भी वीडियो में अपलोड किया हूं, अगर उसका पीडीएफ आपको सही है, आपको लग रहा है कि ये इसका पीडीएफ मेरे पास होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, तो आपको रिस्पांस दिया जाएगा कि कैसे बेसिकली आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। क्लियर। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जो आपका लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर गल्फ ऑफ इंडिया कंपनी का जो बेसिकली अक्टूबर 2022 में किसको अपॉइंट किया गया था? सोनू सूद, ऋषभ पंत या फिर सानिया नेहवाल या फिर स्मृति मंधाना। तो बेसिकली यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन जो है बेसिकली आपका बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये किसका एग्जांपल होता है? जो आपका बॉडी मूव करता है किसके एक सर्कुलर पाथ के अलोंग, वो आपका किसका एग्जांपल होता है? डीसेलेरेटेड मोशन का, या फिर एसेलेरेटेड मोशन का, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, या फिर यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली आपका जो इक्वल डिस्टेंस, आप बोल सकते हो कि आपका इक्वल टाइम इंटरवल में जो बेसिकली आपका ये तय किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कवर किया जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। और ये बेसिकली आपका जो है इक्वल ड्यूरेशन तो रहेगा, इक्वल आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो बेसिकली उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका आंसर बेसिकली आपका एसिलरेटेड मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स मैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ में इंक्लूड किया हूं आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, जहां पे आपको देखने को मिलेगा जो अनइक्वल डिस्टेंस लेकिन आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर। और ये यूनिफॉर्म मोशन में दोनों आपका इक्वल इंटरवल्स होगा और उसके साथ साथ आपका जो है इक्वल आपका जो है डिस्टेंस होगा। क्लियर। और नेक्स्ट जो आपका एक्सीलरेशन जो होता है, ये बेसिकली हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इट मींस आपका जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बेसिकली आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा एक्सीलरेशन, या फिर इसी हिंदी में त्वरण कहते हैं। क्लियर। तो बेसिकली आपको याद रखना है एक्सीलरेशन मींस क्या होता है, इसे बेसिकली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चेंज इन वेलोसिटी, जो आपका वेलोसिटी में जो चेंज जो होता है किसके रिस्पेक्ट में? आपका टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं आपका जो है एक्सीलरेशन त्वरण बोलते हैं। v माइनस यू अपॉन टी, बेसिकली आपका v जो होता है ना, वो आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, और u क्या होता है? आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। और जब v बोल सकते हो कि आपका ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपका ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस कंडीशन में आपका एक्सीलरेशन जो होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जो मोशन जो होता है किसी भी बॉडी का, वो आपका कांस्टेंट स्पीड, जिसमें स्पीड आपका कांस्टेंट होगा, और उसके साथ साथ बोल सकते हो कि सर्कुलर पाथ पे वृत्ताकार पाथ पे आप ऐसा बोल सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। जिसमें क्या होता है कि स्पीड जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन आपका वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो बेसिकली इसमें से कौन सा बिल्स केवल और केवल बोल सकते हो कि लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है? प्राइवेट मेंबर्स बिल, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या फिर गवर्नमेंट बिल, या फिर मनी बिल। तो मनी बिल बेसिकली केवल और केवल आपका लोकसभा में ही इसको जो इनिशिएट किया जा सकता है। ये मनी बिल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 110 में मेंशन है मनी बिल के बारे में, और ये बेसिकली आपका जो है डील करता है केवल और केवल ये आपका मेंशन है आर्टिकल 110 में। स्पीकर्स डिसाइड करता है कौन आपका बिल जो है आपका ये मनी बिल है या फिर नहीं है। क्लियर। और ये बेसिकली केवल और केवल जो है लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रेसिडेंट्स के रिकमेंडेशन की नीड पड़ती है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए,
और ये बोल सकते हो कि ये राज्यसभा का जो कोई भी पावर नहीं होता है इस पर्टिकुलर बिल को अमेंड करने में या फिर रिजेक्शन करने में, लेकिन प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि मनी बिल, लेकिन आपका ये इसको बोल सकते हो कि जो रिकंसिडरेशन के लिए इसको रिटर्न नहीं कर सकते आपके प्रेसिडेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल बिल के बारे में मेंशन है बेसिकली आपका आर्टिकल 117 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये केवल और केवल आपका जो है फाइनेंशियल बिल में अगर मैं बारे में बात करूं तो फाइनेंशियल बिल भी आपका टू टाइप्स है, आपका यहाँ पे फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और ये फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो इसके कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। फाइनेंशियल बिल बेसिकली आपका जो है ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है केवल और केवल आपके लोकसभा में, लेकिन आपका ये दोनों ही हाउस में आपका फाइनेंशियल बिल सेकंड जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें प्रेसिडेंट्स की रिकमेंडेशन होती है, बोल सकते हो कि इंट्रोड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में, और ये प्रेसिडेंट्स की रिकमेंडेशन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होते है फाइनेंशियल बिल बोल सकते हो कि जो आपका सेकंड में। क्लियर। और ये आपका जो है ये इसमें क्या होता है कि सर्टिफिकेशंस की नीड नहीं होती है आपका जो है फाइनेंशियल बिल सेकंड में, लेकिन आपका फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में जो है सर्टिफिकेशन की नीड होती है, बोल सकते हो कि स्पीकर के सर्टिफिकेशन की नीड होती है। क्लियर। और ये इसको जो है अमेंड भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, लेकिन आपका ये अमेंड और रिजेक्शन जो होता है वो इसको राज्यसभा के द्वारा ये बेसिकली जो है ये किया जा सकता है। ये आपका फाइनेंशियल बिल सेकंड। तो कुछ कंपैरिजन था फाइनेंशियल बिल को लेकर के और उसके साथ साथ मनी बिल्स को लेकर के। हेडक्वार्टर्स बताना है आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको किस सिटी में हमें देखने को मिलता है पर्टिकुलर, ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अमृतसर या फिर सूरत, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये न्यू दिल्ली बेस्ड आपका ये इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जीवनम कृषि इसका लोगो है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये आपका इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली जो है इसे हम पूसा इंस्टीट्यूट के भी नाम से जानते हैं। बेसिकली पूसा जो है बिहार में आपके एक पर्टिकुलर जो है ओरिजिनली इसको इस पर्टिकुलर प्लेस पे इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, लेकिन इसके कुछ जो है 1911 में जो है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसको रीनेम किया गया था, लेकिन 1919 में क्या हुआ था कि पूसा में बेसिकली जो है अर्थक्वेक आया था बिहार में। क्लियर। तो बेसिकली इसको रिलोकेट कर दिया गया था जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है दिल्ली में 1936 में, जो आप बोल सकते हो कि जो इसका करंट इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में बेसिकली आपका ये फाइनेंस और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। क्लियर। और ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका रिस्पॉन्सिबल था उस समय, आप बोल सकते हो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंडिया में हमें देखने को मिला था 1970s में, तो बेसिकली फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको मानते हैं, तो आपको याद रखना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। क्लियर। और ये आपका इंडियन एग्रीकल्चरल आपका ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इसको फर्स्ट बोल सकते हो कि इसको रैंक मिला है NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसको जो है इसमें जो आपका 2023 में जो रैंकिंग हुई थी उसमें इसको जो है फर्स्ट रैंक मिला है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि संगीत नाटक अकादमी जो बेसिकली आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और किस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है किस ईयर में जो है आपका जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार को जो है बेसिकली ये फॉर्म किया गया था या फिर दिया जाने लगा था इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो 2001 में या फिर 2005 में या फिर 2004 में या फिर 2006 में, तो याद रखिए 2006 की ये बात है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी का भी नाम है, ये आपके जो है सहनाई वादक हैं और इनके नाम पर ये युवा पुरस्कार दिया जाता है, बेसिकली जो है 2006 से दिया जा रहा है। क्लियर। और ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, उसके साथ साथ अदर ट्रेडिशनल फोक ट्राइबल डांस, आपका म्यूजिक भी हो सकता है, थिएटर, और उसके साथ साथ पॉपेट्री के लिए भी दिया जाता है, और ये कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए भी आपका ये पर्टिकुलर आपका ये पुरस्कार दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है फूड प्रिजर्वेटिव्स, इसमें से कौन से सेट्स के जो भी आपके कंपाउंड का नेम मेंशन है आपको बताना है कौन से सेट में बेसिकली आपका सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, एक ऐसे पदार्थ को ऐड किया जाता है, रखा जाता है जो आपके, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा पिकल्स, ये आपका अचार होता है,
आम का अचार हो गया, उसके बाद से आंवले का अचार हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम सॉल्ट ऐड करते हैं, स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिससे आपका ये अचार या फिर पिकल जो होता है ना वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके खाने पीने की जो चीजें हैं वो बहुत कम समय में ही खराब हो जाए, 24 आवर्स या फिर 12 आवर्स में वो खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए उसमें पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऐड किया जाता है और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम से जानते हैं। तो जिसमें से आपका ये सॉल्ट तो यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन सॉल्ट जो बेसिकली आपका NaCl होता है। सॉल्ट जो होता है ना बैक्टीरिया के जो बेसिकली आपका सेल जो होता है उसको डैमेज कर देता है, सेल को डैमेज कर देता है, और उसके बाद से जो है बैक्टीरिया का ग्रो हमें उस पर्टिकुलर फूड में देखने को नहीं मिलता है। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, NaNO3 होता है इसका फॉर्मूला, और इसका भी यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। स्पाइसेस मसाले आपने देखा होगी कि जो आपका पिकल्स अचार जो होता है उसमें स्पाइसेस भी डाला जाता है, मसाले का भी यूज किया जाता है। विनेगर बेसिकली इसमें हमें एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड, और ये आपको याद रखना है CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, एक इंपॉर्टेंट आपका जो एसिड का नाम है। इसका भी यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप बताएंगे जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2। ये बेसिकली जो है आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपका क्या होता है CaSO4 × ½ होता है। ये आपका हाफ और 2 का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। POP में बेसिकली ½ होता है, लेकिन आपका जो है जिप्सम में आपका जो 2H2O होता है। क्लियर, यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे हाफ होता है, आपको याद रखना है। सोडा बेसिकली आप जो है सोडियम कार्बोनेट और उसके बाद से आपने बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा। जैसे मैं आपको 3 सोडा बता रहा हूँ, काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे आपका बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा बेसिकली आपका NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसको हम खाने के रूप में यूज करते हैं। क्लियर। और एक नेक्स्ट सोडा होता है जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। ये आपका कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो कॉस्टिक सोडा आपका NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और एक आपका जो है वो कौन सा सोडा होता है, तो आपका एक वॉशिंग सोडा होता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 आपका जो है सोडियम कार्बोनेट होता है। तो क्लियर, कार की आप क्या करते हो, कार आपका है तो उसको आप वॉश करोगे, और वॉश करोगे तो आप कौन सा सोडा यूज करोगे, वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये बेसिकली यूज नहीं किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में सोडा। और ये आपका मिथाइल अल्कोहल जो होता है, ये आपका जो है CH3OH होता है, और ये आपका जहरीली शराब होता है। आपने सुना होगा फ्रिक्वेंटली जो जहरीली शराब की वजह से जो है पर्टिकुलर इतने लोगों की डेथ हो गई, तो वो लोग इथाइल अल्कोहल नहीं पी रहे होते हैं। वो बेसिकली एक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में जो है आपका कंटेंट डिफर हो जाता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ। तो ये बेसिकली हमें इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन ना हो करके जो है आपका किसका फॉर्मेशन हो जाए, मिथाइल अल्कोहल आपका जहरीली शराब होता है। तो ये आपको याद रखना है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH होता है। जिप्सम और सॉल्ट, और ये फॉर्मिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है फॉर्मिक एसिड बेसिकली जो आपका एंट चींटी जो होता है ना, चींटी जब आपको काटती है तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है। तो दर्द होता है क्योंकि उस सीढ़ी के डंक में क्या होता है कि आपका जो है वो फॉर्मिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। और आपका एक नेटल प्लांट जो होता है ना, नेटल प्लांट जो होता है उसमें भी जो है ये आपका फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, ये बेसिकली उसके लीफ जो होती है ना, लीफ चुभता है, उसके कांटेनुमा लीव्स होती है नेटल प्लांट की, तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, फॉर्मिक एसिड, विनेगर और ये मिथाइल अल्कोहल। तो आपके तीनों ऑप्शंस क्या हो गए, इनकरेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन में एक्स्ट्रा बताया हूं आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है बेसिकली जो है, ये जो है रूरल कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपके जो है इनको अवार्ड दिया गया था 2021 में, पद्म श्री अवार्ड। और ये आपके पॉपुलर फोक डांसर हैं। तो उस पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताना, आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, तो इनका नाम बताना है आपको बेसिकली। रामास्वामी, अन्ना वरप्पू, क्लियर, और P अनीता, या फिर जो है पप्पा मल, या फिर जो है आपका जो है B मंजम्मा जोगती, क्लियर, मंजम्मा जोगती। तो याद रखिए बेसिकली ये आप फेमस पर्सनैलिटी देख रहे हैं, इनका नाम है आपका जो है मंजम्मा जोगती। इनको जो है बेसिकली 2021 में क्या दिया गया था, जो है आपके पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। और ये मंजम्मा जोगती जो एक फोक आर्टिस्ट है, कहाँ से, कर्नाटका से, और ये फर्स्ट ट्रांस पर्सन, इट मींस ट्रांसजेंडर है ये, और इनको प्रिसाइड करने का मौका मिला था। फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि जो है आपका ये प्रेस्टिजियस कर्नाटक आपका ये जनपदा एकेडमी, इनको ये प्रिसाइड करी थी, फर्स्ट ट्रांस पर्सन आप बोल सकते हो, क्लियर। और इनको जो है बेसिकली पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। इनके जो है इनका फील्ड क्या है, ये फोक डांसर है, क्लियर। तो आपको एज इट इज इनका नाम याद रखना है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, आपको याद रखना है।
इसमें से बताना है आपको जो है, जो चोल रूलर जिन्होंने जो है एक टेम्पल बनवाया था, जो बोल सकते हो कि जो है निशुम्भ सूदनी का मंदिर बनवाया था, किस पर्टिकुलर चोल रूलर की बात इसमें मेंशन है? आदित्य फर्स्ट, या फिर राजेंद्र फर्स्ट, या फिर विजयालय, या फिर राजा राज फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए ये किसका इमेज है? विजयालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और ये यहाँ पे देखिए आपका चोल साम्राज्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर इमेज में, चोल साम्राज्य। और उसके साथ साथ जो है बेसिकली ये आपका जो है एनसीईआरटी का कटिंग मैंने आपके साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बेसिकली विजयालय के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन भी कही गई है कि जो आपके एंशिएंट शिप आपके जो है ये फॉर्मर थे आपके चोला डायनेस्टीज के, क्लियर, चोल वंश के संस्थापक थे आपके विजयालय। और इन्होंने जो है बेसिकली तंजावुर शहर को भी इन्होंने जो है बसाया था, और उसके साथ साथ जो है एक टेम्पल जो है फॉर गॉडनेस निशुम्भ सूदनी, इसी पर्टिकुलर सिटी में इसको इन्हें उन्होंने जो है वो बनवाया था, निशुम्भ सूदनी का मंदिर, क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लाइन जो है बेसिकली पाकिस्तान और उसके साथ साथ अफगानिस्तान को सेपरेट करता है? मैक-मोहन लाइन, या फिर जिन्नाह लाइन, या फिर डुरंड लाइन, या फिर रेड क्लिफ लाइन। तो बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है कौन सा लाइन हमें देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डुरंड लाइन। इसका आंसर आपका वो थर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो है डुरंड लाइन जो होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलता है, मैक-मोहन लाइन बेसिकली चाइना और इंडिया के बीच में, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, आपको याद रखना है। सागर परिक्रमा जो आपका प्रोग्राम है जो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फेज फर्स्ट, जो बेसिकली गुजरात में हमें देखने को मिला था 5 मार्च 2022। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम बताना है, खेड़ा से, या फिर पोरबंदर से, या फिर बानसकाठा से, या फिर मांडवी से जो फेज फर्स्ट प्रोग्राम आपका सागर परिक्रमा को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कहां से किया गया था? मांडवी से। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये जो प्लेयर ऑफ द मैच आपको बताना है कि फाइनल जो हुआ था बेसिकली अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का 2022 में, तो इसके प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये किसका इमेज है? आपका राज बवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके जो है राज बवा जो बेसिकली आपका प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, बोल सकते हो कि फाइनल जो हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में। वॉरेन हेस्टिंग्स जो बेसिकली आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस ईयर में बने थे? 1767, या फिर 1757, या फिर 1773, या फिर 1793। तो कब बने थे आपके? 1773, 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आप याद रख सकते हो, ये बेसिकली आपके फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम बंगाल, ये बेसिकली सर्व किए थे। और उसके साथ साथ जो है आपको याद रखना है उन्होंने जो है प्रीवी काउंसलर भी उनको जो है अपॉइंट किया गया था 1814 में, क्लियर। तो ये आपके जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे आपके 72 से लेकर के 1785 तक। नेक्स्ट बताना है आपको, जब आपका एक्सपेंडिचर एक्सीड होता है किससे? आपका रेवेन्यू से। तो उस बजट को बेसिकली किसके नाम से जानते हैं? एक्सपेंडिचर आपका खर्चा ज्यादा हो गया, आपकी जो रेवेन्यू जो आपकी जो जितना इनकम से ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो उस टाइप के बजट को हम किसके नाम से जानते हैं? बजट आपका जो घाटे का बजट हो गया, क्योंकि आपका इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, तो इसमें आपका घाटा ही तो होगा। तो बेसिकली उसे हम डेफिसिट बोलते हैं, डेफिसिट बजट हो गया, ना कि सरप्लस, ना कि रिजर्व, ना कि डेप्ट। इसका आंसर आपका डेफिसिट हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ये कौन सा बजट होता है? बेसिकली आपका डेफिसिट का बजट हो जाता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। नेक्स्ट आपका गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये बेसिकली आपका ये जो बुक है ये बोल सकते हो ये बुक के टाइटल का नाम है। तो ये किसके द्वारा जो है लिखा गया था इस पर्टिकुलर बुक को? स्वामी विवेकानंद, या फिर दयानंद सरस्वती, या फिर केशव चंद्र सेन, या फिर राजा राम मोहन राय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिफ्ट टू मोनोथिज्म के राइटर कौन है? आपके राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी, क्लियर। आपको याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति आपके फेमस बोल सकते हैं कि जो है वो डांसर है, किस पर्टिकुलर डांस इनका जो है वो रिलेशन है, या फिर बोल सकते हो कि ये बिलोंग करती हैं? मणिपुरी, ओडिसी, या फिर भारतनाट्यम, या फिर यक्षगान। यक्षगान जो आपका क्लासिकल डांस नहीं होता, ये बेसिकली जो है कर्नाटक का एक मार्शल आर्ट होता है जो हमें देखने को मिलता है। यक्षगान जो है बेसिकली कर्नाटक स्टेट में देखने को मिलता है। भारतनाट्यम की है ये आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना, 8 आपके जो है क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलता है, कथक जो है नॉर्दर्न इंडिया या फिर उत्तर प्रदेश में आप बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का इंपॉर्टेंट आपका जो है क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी आपका ओडिशा स्टेट में, और ये सतरिया आपका जो असम में। आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है भारतनाट्यम के आपके जो है
रुक्मिणी देवी भी एक्सपोनेंट है, इनका भी नाम पूछा जाता है। पद्मा सुब्रमण्यम का नाम आप याद रखेंगे, और उसके बाद से जो है वैजयंती माला का भी नाम याद रखेंगे, सीमा कर्मणी, और उसके साथ साथ जो है आपका पद्मिनी, और ये आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। क्लियर। कथक के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट आप बोल सकते हैं कि डांसर बिरजू महाराज का नाम हमेशा आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नाहिद सिद्दीकी, और उसके साथ साथ जो है लस्सू महाराज, और उसके साथ साथ गोपी कृष्णा, शाश्वत सेन, और ये मंजरी आपके चतुर्वेदी। क्लियर। कथकली के इंपॉर्टेंट आपके जो के कृष्णन नायर एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, डांसर बोल सकते हो आप। कथकली जो हमें केरल स्टेट का इंपॉर्टेंट आप क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और ये मल्लिका साराभाई। क्लियर। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका सेट ऑफ इकोसिस्टम जो होता है ना, उससे हम किसके नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोस्फियर या फिर हाइड्रोस्फियर या फिर बायोम या फिर एटमॉस्फियर। तो उसे हम बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं, जो आपका सेट जो होता है इकोसिस्टम का, वो बायोम के नाम से जाना जाता है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली इन्वायरमेंट से और उसके बीच में आपका जो है वो जो भी आपका लिविंग कम्युनिटीज जो होता है, इसके बीच एक इंटरेक्शन होता है। इसी इंटरेक्शन को बेसिकली हम किसके नाम से जानते हैं, इसी इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली जो इमेज जो है, ये बेसिकली आपका एटमॉस्फेयर के लेयर का है। तो EIMST आपको ऐसे याद रखना, एक इंपॉर्टेंट कोड है। ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे देखने को मिलता है, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन आयनोस्फियर, देन आपका एक्सोस्फियर। आप यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे जो भी आपका थंडरिंग हो गया, बादल का बनना, ये सबसे आपका निचली लेयर होता है, बोल सकते हो कि जो है एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फियर। और उसके बाद आपको देखने को मिला स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोपाउस भी हमें देखने को मिलता है। ट्रोपोपाउस जो बेसिकली सेपरेट करता है किसको, जो है ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से। और ये स्ट्रेटोपाउस जो होता है वो बेसिकली किसको जो है वो बोल सकते हो कि जो है वो सेपरेट करता है बेसिकली आपका जो है वो मेसोस्फियर को। क्लियर। तो स्ट्रेटोस्फियर को और मेसोस्फियर को किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, स्ट्रेटोपाउस के द्वारा। और इस स्ट्रेटोस्फियर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलता है, जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है इसको फिल्ट्रेशन करने का काम करता है आपका ये ओजोन लेयर। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। मेसोपॉज देखने को मिलेगा मेसोस्फीयर, उसके साथ साथ थर्मोस्फीयर में, और ये आपका सबसे बाहरी जो आपका लेयर होता है एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली आपका जो वाटर वाला जो सिस्टम जो होता है, जो आपका ओशियन हो गया, और ये आपका पॉन्ड वगैरह का जो आपका एरियाज होता है वो हम हाइड्रोस्फीयर में इसको इंक्लूड करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में आप याद रखेंगे, ओजोन लेयर इसमें देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर का ये आपका पर्टिकुलर लेयर होता है। EIMST ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, और उसके साथ साथ एक्सोस्फीयर। और ये आपका जो टाइप्स होता है इकोसिस्टम के बारे में आप याद रखेंगे। बायोम क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इकोसिस्टम को बेसिकली दो टाइप्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो। टेरेस्ट्रियल जो आपके बोल सकते हो कि जो लैंड पे जो आपके ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आप उसको क्लासिफाई करते हैं इकोसिस्टम को। और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो किसमें, बायोम में। जो आपका बायोम जो होता है जिसमें प्लांट होता है और एनिमल कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाता है। और ये लार्ज ग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में बेसिकली आपका प्लांट और एनिमल हमें देखने को मिलता है। लार्ज कम्युनिटी आप ऐसा बोल सकते हो, प्लांट और एनिमल। क्लियर। ये बायोम का ही पार्ट है। और ये जो बाउंड्रीज जो होता है, डिफरेंट बायोम्स जो आप लैंड पे देखते हो, जो डिटरमाइन किया जाता है क्लाइमेट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए बायोम को आप डिफाइन भी कर सकते हो। जो आपका टोटल असेंबलीज जो होता है प्लांट और एनिमल का, स्पीसीज जो आपका इंटरेक्ट करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, बायोम के नाम से जानते हैं। ये आपका इंक्लूड करता है रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर भी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, और ये सॉइल कंडीशंस भी आपका इसी इंपॉर्टेंट आपका जो है बोल सकते हो कि बायोम का पार्ट होता है। कुछ आपके मेजर बायोम्स आपके वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, सारे के सारे आपके बायोम्स है। क्लियर। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे को लेकर के माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। और जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है, इसको हम टू पार्ट में जो है क्या करते हैं कि इसको क्लासिफाई करते हैं। मराइन समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, या फिर उसके बाद से जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो आपके फ्रेश वाटर या फिर पॉन्ड, और उसके साथ साथ लेक में जो आपके जो अभी आपके ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। क्लियर। मराइन इकोसिस्टम जिसमें आपके ओशियंस में रहने वाले जीव जंतु को इंक्लूड करते हैं, एस्चुरीज, और उसके साथ साथ कोरल रिफ्स में। आपने मूंगा का नाम सुना होगा। मूंगा बेसिकली जो है वो कोरल रीफ ही होता है। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका जो है उसमें आप क्लासिफाई कर सकते हो मैराइन इकोसिस्टम में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड्स करता है लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, स्ट्रीम्स धाराएं हो गई, मार्सेस हो गया, और उसके साथ साथ ये बॉक्स हो गया। तो जो भी आपका ये मैंग्रोव वगैरह वाला जो बोल सकते हो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होती है, इसी मार्सेस दलदली स्थानों पे आपको देखने को मिलेगा, जो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहे रंग दो लाल, ये आपका जो बाजीराव मस्तानी में बेसिकली जो एक कोरियो किसके द्वारा इस पर्टिकुलर बॉलीवुड सॉन्ग को जो है वो इसको इसके कोरियोग्राफर का नाम आपको बताना है। मोहे रंग दो लाल। क्लियर।
बाजीराव मस्तानी मूवी में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये इसके जो कोरियोग्राफर है कौन है, आप इमेज में देखिए, ये किसका इमेज है, ये इमेज है आपका जो है बिरजू महाराज। ये आपके कथक के एक इंपॉर्टेंट डांसर माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका जो है वो 4th हो जाएगा। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप में जाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसका आपको सोर्स भी बताऊंगा। क्लास 12th केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है और चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर का नेम यहाँ पे देखिए, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एल्डिहाइड इट मींस व्हाट, आपका जो है CHO ग्रुप बेसिकली एल्डिहाइड होता है, कीटोन आपका ROR होता है, ROR R क्या होता है बेसिकली आपका एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप इट में भी आपका क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, उसके बाद से C2H5 आपका इथाइल हो सकता है, उसके बाद से प्रोपाइल हो सकते हैं। तो सारे के सारे आपके जो R की वैल्यू होती है। क्लियर, एस्टर्स हो गया, एस्टर्स, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका RCOOH हो गया। क्लियर, और ये आपका जो क्लोराइड्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया, और उसके साथ साथ जो इवन आपका कार्बोक्सिलेट साल्ट्स जो आपका एल्कोहल्स में जो आपका कन्वर्ट जो होता है, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। बेसिकली उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताना है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कौन सा कंपाउंड हेल्प करता है, टाइटेनियम हाइड्राइड। टाइटेनियम याद कीजिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर आपका 22 होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बहुत ही सिंपल 20 to 30 याद रखना है। एटॉमिक नंबर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, उसके बाद से मैंगनीज 25, उसके बाद से फेरस 26, उसके बाद से जो है फेरस कोबाल्ट 27, उसके बाद से निकल 28, उसके बाद से कॉपर आपका 29, उसके बाद से जिंक आपका 30। क्लियर, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम किसके नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, LiH4 होगा, लिथियम LiAlH4 होगा, क्या होगा, LiAlH4 होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका जो है वो 2nd हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आप यहाँ पे देखिए LiAlH4, ये आपको लिखा हुआ है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और रिड्यूस करता है किसमें, एल्कोहल्स में, जिसके साथ आपका ये जो है सोडियम आपका ये BH4, सोडियम आपका जो है बोरोहाइड्राइड हो जाएगा, NaBH4। क्लियर, तो ये बेसिकली इसके प्रेजेंस में पर्टिकुलर रिएक्शन होता है LiAlH4 इट मींस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो आपको समझ में आ रहा होगा। इट मींस क्वेश्चंस का लेवल देखिए कि कहां से आप क्लास आपको जो है 6 to 10th NCERT साइंस में कहीं नहीं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका लेवल आप क्लास 12th या 11th की केमिस्ट्री से ही आपको देखने को मिलेगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं आने वाले क्लासेस में। मैं अगर क्वेश्चंस डीप में जाता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर क्वेश्चंस BSc लेवल से भी पूछता है अगर एग्जामिनर ना, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। इसका लेवल आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपके जो है रियल में जो है आपके क्लास 12th जो है आपके बायोलॉजी से या फिर बोल सकते हो बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे गए। केमिस्ट्री से आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ये जो क्वेश्चन, इसका लेवल आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। क्लियर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो आपकी सच्चाई है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा अगर आप SSC CGL के सीरियस एस्पायरेंट है तो। क्लियर, हेडक्वार्टर्स आपको बताना है कि रिवर गंगा जो बेसिकली जो है हेड वाटर्स नहीं, ना कि हेड क्वार्टर्स नहीं, हेड वाटर है, रिवर गंगा का आपका बताना है। मंदाकिनी, अलकनंदा या फिर भागीरथी या फिर सूरसरी, तो ये बेसिकली जो भागीरथी है आपको याद रखना है। और इस इंपॉर्टेंट इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये बेसिकली जो है कुछ प्रयाग के नाम आपसे पूछा जाता है। अलकनंदा तो बेस्ट है, सारे प्रयाग में आपको देखने को मिलेगा अलकनंदा रिवर। क्लियर, जैसे आपका विष्णु प्रयाग में जब आपका धौली गंगा जब भागीरथी से आपका जो है ये बेसिकली निकलती है कौन, अलकनंदा रिवर। तो जो अलकनंदा रिवर से जब आपका धौली गंगा मैच करेगी तो इस पर्टिकुलर बोल सकते हो कि जो है प्लेस को हम किसके नाम से जानते हैं, ये आपका विष्णु प्रयाग हो गया। क्लियर, तो जैसे आप ऐसे याद रखोगे आपका जो है DAV, D मींस व्हाट, D मींस धौली गंगा, A मींस अलकनंदा और V मींस आपका जो है ये विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट आपका नंद प्रयाग में कौन सी रिवर मिल रही है, नंदाकिनी बन रही है, नंदाकिनी अलकनंदा से मैच कर रही है, तो ये आपका जो है नंद प्रयाग हो गया। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, नंदाकिनी जब अलकनंदा से मैच करती है तो उसको हम नंद प्रयाग बोलते हैं। आगे और देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में क्या होता है कि आपका जो है
पिंडार गंगा, ये जो आपका पिंडार नदी जो है अलकनंदा से इसका मिलन होता है, तो कर्णप्रयाग का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल है, आपको कैसे याद रखेंगे, पाक, पाक पाकिस्तान वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, पाकिस्तान के लिए यूज किया जाता है आपका ये पाक वर्ड। तो पी मीन्स क्या होगा, पिंडार हो गया, और उसके बाद ए मीन्स अलकनंदा, के मीन्स आपका कर्णप्रयाग। क्लियर, तो आपको याद हो गया होगा। रुद्रप्रयाग में क्या होगा, रुद्रप्रयाग में आपका जो मंदाकिनी रिवर का मिलन होगा अलकनंदा से, तो आपका ये रुद्रप्रयाग का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, यही मिलन को हम किसके नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यह आपका जो है भागीरथी का मिलन बोल सकते हो कि जो है देवप्रयाग में बेसिकली जो है होता है, और इस बेसिकली प्रयाग को हम देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी का मिलन जब अलकनंदा से होती है तो उसे हम बोलते हैं देवप्रयाग, और इसके बाद से इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम चेंज, क्या होता है नाम इसका, जो है गंगा रिवर हो जाता है। क्लियर, गंगा नदी। तो इसके मिलन के बाद से ही जो है गंगा अपने पूर्ण रूप में आ जाती है। तो ऐसे आपको याद रखना है। और ये आपका जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। ओके, हॉकी गेम में बेसिकली आपको बताना है उस पर्टिकुलर सिग्नल का क्या मीनिंग होता है, जब अंपायर आपको जो है दोनों हाथों को हॉरिजॉन्टली जो है गोल की तरफ इशारा करते हैं। उस पर्टिकुलर सिग्नल का क्या मीनिंग होता है, फ्री हिट या फिर पेनल्टी कॉर्नर या फिर पेनल्टी स्ट्रोक या बोल सकते हो कि गोल स्कोर। तो याद रखिए क्या होता है उस पर्टिकुलर सिग्नल का मीनिंग, पेनल्टी कॉर्नर होता है। आप इमेज में देखिए, पेनल्टी कॉर्नर को इस तरीके से इसका सिग्नल दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जो आपका हॉरिजॉन्टली आर्म्स को इस तरीके से प्लेस किया जाता है गोल की तरफ। और ये आपका फ्री हिट का आपका सिग्नल हो इस तरीके से दिया जाता है, 16 यार्ड हिट, उसके साथ साथ ये लॉन्ग हिट, और ये आपका एडवांटेज का इस तरीके से सिग्नल दिया जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक आप इमेज में देखा कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। साइड इन देखिए, इस तरीके से दिया जाता है इसका सिग्नल, आपका एड 10 इस तरीके से दिया जाता है, रेज्ड बॉल, और आपको समझ में आना चाहिए कि आपका ये आर्म को इस तरीके से किया जाता है। और ये आपका स्टिक इंटरफेरेंस, उसके साथ साथ एडवांसिंग का ये आपका जो है वो सिग्नल है। डेंजरस यूज ऑफ स्टिक, और उसके साथ साथ पुशिंग का ये आपका सिग्नल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रक्शन, नो गोल, बहुत ही सिंपल है, आपको एज इट इज याद रखना है। और ये थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो आप क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। डेंजरस प्ले आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम आउट का ये आपका जो है वो सिग्नल होता है। गोल स्कोर आपके ऑप्शन में था, आपको याद रखना है। बोली का ये आपका जो है ये ऐसा सिग्नल दिया जाता है। प्ले विद रॉन्ग साइड स्टिक, तो ये आप इस तरीके से जो है अंपायर के द्वारा जो है वो सिग्नल दिया जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पेनल्टी कॉर्नर के बारे में आपसे पूछा गया था, ये आपके पेनल्टी स्ट्रोक आपके ऑप्शन में था, गोल स्कोर भी आपके ऑप्शन में था। क्लियर, और ये आपका जो हॉकी फील्ड में जो पेनल्टी कॉर्नर को कभी कभी हम शॉर्ट कॉर्नर्स के भी नाम से जानते हैं। इंडिया में बेसिकली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अपॉइंट किया गया था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अक्टूबर 2022 में, किस फेमस पर्सनैलिटी को, विनायक गोडसे, संदीप बख्शी या फिर भारती दास या फिर केजी मोहन। तो याद रखिए भारती दास को अपॉइंट किया गया था सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, आप इमेज में देखिए इनको, भारती दास। और उसके साथ साथ जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली ये एडवाइजर का काम करती हैं अकाउंटिंग मैटर में जो यूनियन गवर्नमेंट्स के लिए। क्लियर, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है एस्टैब्लिश बोल सकते हो, मैनेजिंग करना, और उसके साथ साथ जो है मैनेजमेंट अकाउंट सिस्टम के लिए, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। और ये बोल सकते हो कि जो प्रिपरेशन और ये आपका जो सबमिशन जो होता है अकाउंट्स का यूनियन गवर्नमेंट्स के लिए, उसके लिए भी आपका ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सीजीए का पोस्ट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए। क्लियर, और बोल सकते हो कि आपका एक्सचेकर कंट्रोल, और उसके साथ साथ आपका इंटरनल ऑडिट्स के लिए भी आपका ये पर्टिकुलर जो आपका पोस्ट जो होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, आपका ये पर्टिकुलर पोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो एनुअल रेंज जो आपका टेम्परेचर और उसके साथ साथ हाई एनुअल रेनफॉल जो होता है, किस पर्टिकुलर एरिया का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या फिर टेम्परेट क्लाइमेट या फिर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट या फिर कोल्ड क्लाइमेट। तो इस पर्टिकुलर आप देखेंगे कि लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लियर, और हाई एनुअल रेनफॉल, बहुत अधिक वर्षा देखने को मिलता है, वर्ष भर आप बोल सकते हैं कि एनुअल हाई एनुअल रेनफॉल। तो ये बेसिकली आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा 10 डिग्री आपका जो है नॉर्थ एंड साउथ, 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में। क्लियर, और अमेजन बेसिन हो गया, कॉन्गो बेसिन हो गया, साउथ ईस्ट एशियन, आपके जो है इस टाइप के क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मान सकते हो, आपको याद रखना है। इसके एग्जांपल्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर,
और ये जो क्लाइमेट जो होता है यूनिफॉर्मली आपका हाई टेम्परेचर तो होता है देखने के आपके पूरे वर्ष भर, और एनुअल एवरेज भी आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। और ये आपका डेली रेंज जो टेम्परेचर जो होता है बिटवीन आपका जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आपका ये वैरी करता है, और एनुअल रेंज जो होता है बेसिकली आपका ये लेस देन आप बोल सकते हैं कि आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्लियर। रेनफॉल जो होता है हैवली आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर यहाँ पे वर्षा होती है। एनुअल रेनफॉल आपको याद रखना है 250 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है, और ये बेसिकली जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर और उसके साथ साथ जो है पूरे वर्ष भर लगातार बारिश होने की वजह से इस प्रकार के जो यहाँ पे लग्जरियंट वेजिटेशन का ग्रो हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे वनस्पतियां बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत अधिक होता है, तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। एंशिएंट टाइम्स प्राचीन काल में जो है बेसिकली आपको बताना है कि जो आपके गंगा के साउथ में आपका जो पर्टिकुलर आपका एरिया था उस पर्टिकुलर एरिया का क्या नाम था, मगध या फिर कौशल या फिर अंग या फिर मत्स्य। तो सारों के चारों आपके जो है 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपदों के नेम यहाँ पे मेंशन है। मैं आपको 16 महाजनपदों के बारे में भी बताऊंगा, और उसके बाद से जो 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख हमें देखने को मिलता है अंगुत्तर निकाय वाले, ये आपका जो है बोल सकते हो कि ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और उसके साथ साथ भगवती आपका जो सूत्र में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको बताना है जो आपका गंगा के साउथ में आपका कौन सा जो है बेसिकली आपका ये 16 महाजनपदों में से एक आपका ये लोकेटेड था। इसका आंसर बेसिकली आपका ये मगध हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 16 महाजनपद का यहाँ पे नाम मेंशन है, अंग हो गया, उसके बाद से वज्जी हो गया, देन आपका मगध, यहाँ पे देखिए मगध, और इसी के साउथ में बेसिकली यहाँ पे गंगा रिवर देखने को मिलता है। तो गंगा रिवर बेसिकली यहाँ पे देखिए गंगा रिवर, तो गंगा रिवर यहाँ आ रही है, गंगा रिवर ऐसे आ रही है, तो ये बेसिकली ऐसे आ रही है गंगा रिवर, तो इसके साउथ में ही तो पड़ेगा आपका ये मगध। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो गंगा रिवर के साउथ में आपका ये मगध देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट मैप है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। 16 महाजनपदों के जो कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल से क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्लियर। तो आपको याद रखना है, एक नजर आप मार लीजिएगा, चेदी हो गया, उसके बाद से आपका ये अवंती, बेसिकली उज्जैनी आपका जो है इसका जो कैपिटल आपका उज्जैनी था, क्लियर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं असमक जो है साउथ इंडिया में का एक इंपॉर्टेंट आपका ये महाजनपद था, और आप यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा। आप एक एक मैं टाइम बताऊंगा एक एक महाजनपदों के नाम, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो मैं पीडीएफ में इंक्लूड किया हूँ, आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर इमेज को आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का आपको बताना है उस पर्टिकुलर पोर्ट का नाम जो आपका सिचुएटेड है हेड ऑफ द बोल सकते हो कि जो आपका कच्छ है ना, गल्फ ऑफ कच्छ, क्लियर, जो गुजरात स्टेट में देखने को मिलता है। तो जो बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर जो है पोर्ट का नाम बताना है, और जिसके बोल सकते हो कि डेवलप किया गया है एज ए मेजर पोर्ट, जो बोल सकते हो कि जो है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, और उसके साथ साथ जो है ये रिड्यूस भी करेगा जो मुंबई पोर्ट पे जो आपका प्रेशर था उस प्रेशर को रिड्यूस भी किया जाएगा इस पर्टिकुलर पोर्ट के द्वारा। तो इसमें से किस पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में ये पॉइंट कहा गया है, अहमदाबाद पोर्ट या फिर जो है कांडला पोर्ट या फिर कोसी पोर्ट या फिर कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि गल्फ ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, तो गुजरात में बेसिकली आपका ये कोलकाता तो नहीं होगा, कोलकाता पोर्ट तो वेस्ट बंगाल कोलकाता, क्लियर, तो ये नहीं होगा। कोसी आपका केरल में ये भी नहीं होगा, अहमदाबाद भी हो सकता है, और ये कांडला बेसिकली गुजरात में, तो ये आपका देखने को मिलेगा कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताना है फॉलोइंग ईयर्स जो आपका सिटीजनशिप एक्ट जो है वो पास किया गया था किस पर्टिकुलर ईयर में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, 1950 या फिर 1945 या फिर 1955 या फिर 1948। तो याद रखिए आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कब आया था, आपका जो है ये पास किया गया था 1955 में। ये आपका ऑप्शन बोल सकते हो कि थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक्ट कब का था, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का था, 1955 का था, क्लियर। और ये आपको याद रखना है। और ये जो एक्ट जो है 95 में जो बेसिकली ये जो बोल सकते हो कि ये सिटीजनशिप्स का एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, लेकिन इसमें जो भी प्रोविजंस था इसको रिप्लेस किया गया था कि आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, क्लियर। इसी के साथ आपका जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का ये प्यारा सा जो है बोल सकते हो कि जो है 25 क्वेश्चंस का ये प्यारा सा आपका जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट आप सीरीज बोल सकते हो, आपको इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करना चाहिए, क्लियर।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो का फीडबैक आप दे सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और भी अधिक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन कम चाहते हैं, जो भी आपका फीडबैक हो आप इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।